सभी दोस्तों को नमस्कार। 81 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को देखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यहाँ पर पीडीएफ है, इसको जाकर के जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है सेल्फ स्टडी के लिए। 81 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है? ठीक है, तो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि क्लास 3 में एक अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध, ठीक है, जो पढ़ा जा रहा है उस चीज़ के बारे में जानने पर कार्य कर रही है। तो जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ के कैसे जानेंगे? तो पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुत लेख करना, सुनना और उसको लिखवाना। ऐसा नहीं है, जब भी कोई पढ़ता है और पढ़ने के बाद बोला जाएगा हाँ क्या पढ़ा, उसको लिखो, तो इससे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? ये कोई युक्ति है? नहीं। पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना बिल्कुल फैक्ट है। अगर जो चीज़ मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ और उस चीज़ से आधारित अगर मैं प्रश्न पूछता हूँ तो आप चीज़ों को सोचना स्टार्ट करोगे। जब सोचना स्टार्ट करोगे तो आप समस्या समाधान की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये तो ठीक लग रहा है। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करना। तो ये अर्थ याद करना अनर्थ हो जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना। तो सिर्फ संज्ञा ही देखना है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, उनको भी देखना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ संज्ञा देखना नहीं इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी अनुसरण की बात करें, कोई भी युक्ति की अगर बात करें, तो वो होगी पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। ये जो प्रश्न पूछने वाले जो कहीं ना कहीं क्रिया है ना, वो पठन बोध पर काम करने वाली प्रक्रिया है। जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रश्न पूछ देना, मतलब कि क्या पढ़ा गया उस चीज़ के बारे में बोध, मतलब ज्ञान अर्जित करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक निबंध पढ़ाया, कविता पढ़ाई और उससे सवाल मैंने आपसे पूछ लिए, मतलब कि आपने सीखा नहीं सीखा वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। आंसर नंबर सेकंड होगा, वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि एक पठन, पठन मतलब कि पढ़ना, आप इस चीज को याद रखें। पठन मतलब कि पढ़ना, हाँ, पठन संबंधित गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं। ठीक है, तो पाठ्य सामग्री है, पढ़ने वाली सामग्री है। तो जैसे कि पूजा की सामग्री होती है, ठीक है, किचन की एक सामग्री होती है जो कि खाना बनाने में काम आती है। पूजा की सामग्री पूजा में, तो पढ़ने की भी सामग्री होती है जो पढ़ने के काम आती है। जैसे कि आपकी पुस्तक हो गई, और कहीं ना कहीं आप हो गए जो आप पढ़ने वाला कार्य कर रहे हैं, वो कंटेंट हो गया जो पढ़ते हो आप। तो विभिन्न हिस्से को सुनते और पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद तत्पश्चात मतलब होता है, तत् मतलब कि उसके पश्चात मतलब बाद, कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यह क्या कहलाएगा? बहुत आसान सा चीज़ है, इस चीज़ को समझेंगे। कोई भी ऐसा शिक्षार्थी है, गतिविधि कर रहा है, ये देखिए पढ़ने से संबंधित गतिविधि, हम चार लोग मिलकर के एक गतिविधि कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आपस में। ठीक है, तो पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं। मान के चलिए कि हम लोग चार लोग हैं और चार पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमने बोला कि तुम पार्ट 1 पढ़ना, कोई और पार्ट 2 पढ़ेगा, फिर कोई और पार्ट 3 पढ़ेगा, फिर कोई और पार्ट 4 पढ़ेगा। तो सबने अपनी अपनी चीज़ों को पढ़ लिया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तुमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा मुझे बता दो, और चर्चा करके जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आता है ना। ठीक है, जैसे इसने एक मूवी देखी, इसने एक मूवी देखी, इसने एक मूवी देखी, इसने, ये अपनी मूवी का कहानी बता रहा है, ये अपनी मूवी का कहानी बता रहा है, तो चारों को चार मूवियों का कहानी मिलेगा। देखा कितना? एक, लेकिन मिल कितना रहा है? चार। तो ये चर्चा पर आदान प्रदान कर जा रही है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है जिज्ञासा श्रुतलेख। ठीक है, तो जिज्ञासा श्रुतलेख इसको कहा जाता है। जिज्ञासा श्रुतलेख क्या कहलाता है भाई? ठीक है, तो यही चीज है, क्योंकि प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, कोई भी प्रवाह के साथ आप काम कर रहे हो, तो पाठ्य सामग्री को पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आदान प्रदान की बात की जा रही है ना। ठीक है, प्रवाह के साथ श्रुतलेख, प्रवाह के साथ आप सुनते हो और लिखते हो, ये भी कहीं बात नहीं करी जा रही है। मुख अभिनय मतलब कि कुछ आप बोल ही नहीं रहे हो, उस तरीके का कुछ एक्टिविटी कर रहे हो क्या? नहीं, ये तो आदान प्रदान। अगर आपको चौथा ऑप्शन नहीं पता था, तीन एलिमिनेट करके आप चौथे ऑप्शन पे चले जाते हो। जिक्सा श्रुतलेख क्या का होता है? तो जिक्सा श्रुतलेख एक ऐसी कहीं ना कहीं चीज है जिसमें आप देखोगे कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, जैसे कि आप एजेंट्स को देखते होगे, जैसे कि आप देखोगे स्पाई मूवीज जब देखोगे, तो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ से सूचना लेके यहाँ पर, यहाँ से सूचना लेकर यहाँ पर, यहाँ से सूचना लेकर यहाँ पर। तो इन सभी सूचनाओं का आदान प्रदान को क्या कहते हैं? जिक्सा श्रुतलेख। ठीक है, आंसर नंबर 4 जो होगा
राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम क्या है? तो निपुण का पूरा नाम क्या है इसको देखेंगे। ये है आपका NIPUN, निपुण। ठीक है, इसको ऐसे निपुण भी लिखा जाता है, निपुण भारत। ठीक है, तो N से क्या होता है? नेशनल। I से क्या होता है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव लेना, मतलब कि किसी चीज़ को लेकर के आप आगे आते हो। ठीक है, इसका इंग्लिश ही मोस्टली यूज़ होता है, हिंदी बहुत कम यूज़ होता है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, तो इनिशिएटिव। अब नेशनल तो सब जगह है, यहाँ पर भी है नेशनल, यहाँ पर भी है नेशनल, यहाँ पर भी है नेशनल, यहाँ पर भी। दूसरा पर है आई मतलब इनिशिएटिव, तो इंटरवेंशन ये नहीं है, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, इंटरवेंशन ये नहीं है। अब ऑप्शन बचता है 2 और 3। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, पी मतलब प्रोफिशिएंसी मतलब निपुणता, किसी चीज में दक्षता, आप कितने तेज हो। ठीक है, तो फॉर प्रोफिशिएंसी यहाँ पर भी ठीक है। ठीक है, इन रीडिंग, इन रीडिंग, इन रीडिंग, तो इन रीडिंग। अब ठीक है, इन अंडरस्टैंडिंग, अब बच्चा क्या करेगा ना, इसको सही मारेगा। ठीक है, इन अंडरस्टैंडिंग, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग करेगा, यहाँ पर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग करेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रीडिंग की बात की जा रही है। तो रीडिंग तो कहीं यहाँ पर दिखा ही नहीं ना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और मैं किसी भी चीज़ को इतना डीप में क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ सीटेट की नहीं, सीटेट तो आप ऐसे ही पास कर जाओगे, सीटेट को लेकर के बात ही नहीं है। बात यह है ना कि आप, आपकी जो पढ़ने की क्षमता है ना वो बढ़े। ठीक है, आप चीज़ों को समझना शुरू कर दो, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। अब इस ऑप्शन को देख करके आप इस चीज को यकीन मानो कि जब ये परीक्षा में आप इस ऑप्शन को देखोगे ना, तो एन से नेशनल, आई से इनिशिएटिव, फॉर को तो छोड़ ही दो, पी फॉर प्रोफिशिएंसी, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरेसी लगा करके आओगे ही आओगे, ये बहुत चांसेस हैं। लेकिन ये जो है ना ये गलत है, क्योंकि रीडिंग के बारे में तो बात ही नहीं है ना, कहीं यहाँ पर रीडिंग नहीं दिख रहा है। तो आप देखोगे निपुण भारत जो है वो रीडिंग पर और न्यूमरेसी पर ज्यादा फोकस करता है कि बच्चे पढ़ना सीख जाएं और अंकों का ज्ञान हो। तो यहाँ पर क्या है ना कि रीडिंग में, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग में एक समझ होनी चाहिए, अर्थ विकसित कर सके बच्चा, और न्यूमरेसी का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि न्यूमरेसी में कौन सा अर्थ होता है, 50 + 50 100 होता है, संख्या जान गए, बस इसमें समझ नहीं चाहिए। लेकिन एप्पल क्या होता है, आप आपसे पूछे कि सेब क्या होता है, तो आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप बोलोगे कि सेब जो होता है ना वो खाने वाला होता है। ठीक है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेब खा रहा है बच्चा जो है। इस तरीके से अगर बोला जाए, बच्चा सेब खा रहा है। ठीक है, अब इसको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पढ़ते समय कि बच्चा सेब खा रहा है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब वो ये ना बोले कि बच्चा सेब खेल रहा है। ठीक है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग उसको होना चाहिए कि सेब को खाया जाता है कि खेला जाता है, और इसको बोलना सीख जाए और इसको मैनेज करना सीख जाए। तो ये सारे अंडरस्टैंडिंग लेवल होने चाहिए। आंसर नंबर सेकंड होगा, राइट आंसर होगा। इस पर मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम देने की रिक्वायरमेंट थी, बट समझाने के लिए मैंने, टैकल करने के लिए इस चीज़ को बताया है। ठीक है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। देखिए, एक शिक्षार्थी है, जैसे कि आप हैं, ठीक है, आपने अध्यापक के द्वारा, जैसे अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी के और व्यक्ति के साथ पूरा करना है। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया, अध्यापक मैं हूं आपका, मान के चलो, मान लो यार ऐसे ही कि मान लो मैं आपका अध्यापक हूं, और मैंने आपको कुछ काम दिया, और उस काम को मैंने बोला कि अपने सहपाठी के साथ, अपने मित्रों के साथ, या अपने वयस्क मतलब कि अपने बड़े भाई से या अपने बड़े सीनियर की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किसी सीमा तक कर सकते हैं। आप इस कार्य को कुछ हद तक आप खुद से भी कर सकते हो, और कितना अपने वयस्क और अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों के बीच की संभाव्यता को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है, मैंने बार बार बताया, बट बताना तो बार बार पड़ेगा, क्योंकि हर बार नए बच्चे जुड़ते हैं, और हर बार कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है चीज़ों को बार बार रिपीट करने से चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे ए है, ए ना आप खुद से कर सकते हो, ए फॉर एप्पल जानते हो, खुद से कर जाते हो। ठीक है, अब ये है बी और ये है सी, तो सी आप नहीं कर सकते,
किसी की भी हेल्प से आप सी नहीं कर सकते। लेकिन बी जो है ना, आप अपने दोस्त यार की मदद से कर सकते हो, या फिर अपने बड़े भैया की मदद से कर सकते हो, या किसी की भी मदद से कर सकते हो जो कि अधिक सक्षम है। ठीक है, तो ए आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, बी किसी की मदद से कर सकते हो, और सी जो है आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ए और बी के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोला जाता है निकट विकास का क्षेत्र, जिसको हम लोग जेडपीडी कहते हैं, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब इस चीज को समझो, ए और बी के बीच में जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है जेडपीडी। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब है कि आप कुछ क्वेश्चन जो है मान के चलिए 81 से 90 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, जिसमें से आपको 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो खुद आएंगे, और 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि मेरी मदद से आप चीजों को सीखेंगे। तो 4 से 5 प्रश्न आपको आते हैं, 4 से 5 प्रश्न मेरी मदद से सीखते हो, तो ये जो 4 से 5 प्रश्न का गैप है ना, इसको बोला जाता है जेडपीडी। चीजें समझ आ रही होंगी। और ऐसे ही आता है, आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे, जेडपीडी के अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल फंसोगे। तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना समझो कि जो चीज आपको आती है, जो चीज नहीं आती है, जो चीज नहीं आती है उसको किसी की मदद से कर लेते हो, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको जेडपीडी कहा जाता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। आंसर नंबर जो होगा 4 राइट आंसर। ठीक है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो मुद्रित मतलब क्या होता है भैया? छपा हुआ। ठीक है, मुद्रित जानते हो, जैसे मुद्रा, छपा हुआ। तो मुद्रित मतलब कि मुद्रित छपा हुआ समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब कहीं विद्यालय में जाते हो, आप पेपर वगैरह देखने जाते होगे, तो बहुत सारे कोट्स लिखे होते हैं, अच्छे ज्ञान लिखे होते हैं। जल ही जीवन है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठीक है, मतलब उस सेंस में कि गलत काम नहीं करना चाहिए, और सबको भोग करके यहीं पर जाना है, पाप, हर पाप की सजा यहीं पर है, आपको यहीं पर निपटना है। तो ये सारी चीजें लिखी होती हैं। ये सब माहौल क्यों बनाया जाता है? ताकि आपके अंदर ज्ञान का प्रसार होता रहे। वैसे ही भाषा अधिगम के लिए भी ना ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, अब जब बच्चा क्लास 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, तो हर तरफ आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल देखने को मिलेगा, क से कबूतर, ख से खरगोश देखने को मिलेगा। ये सब चीजें बनाई क्यों जाती है? ताकि अधिगम में बच्चा जब बार बार देखेगा ना, तो इंटरेक्शन करेगा और चीजों को सीखेगा। तो इस तरीके का प्रवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। ठीक है, एक अवसर पॉजिटिव है, आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखें में मदद करनी चाहिए। मुद्रित हस्तलेखन सीखें मदद करनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं आगे। विद्यार्थियों को मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, हाथ से, जैसे कि हाथ से कुछ लिखे और वो हाथ से लिखने में मतलब लिखना सीख जाए, इस चीज में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो ये आपके पास कुछ सवाल थे। ठीक है, इसके आंसर अब हमें यहाँ पर तलाशने हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, बाकी के जितने ऑप्शंस हैं वो तो सटीक लग नहीं रहे आंसर नंबर फर्स्ट के अलावा, क्योंकि विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। तो मुद्रित मतलब कि लिखा हुआ, हस्तलेख मतलब कि ऐसा माहौल जो कि हाथ से लिखें बच्चे और उसको लिखना सीखें। तो भाई बच्चा को हम परिवेश देना चाहते हैं, हम बच्चे को सिखाना नहीं चाहते, हम उसको इन्वायरमेंट देना चाहते हैं ना। तो इन्वायरमेंट टीचर कैसे प्रोवाइड कर सकता है, उस चीज़ के बारे में है। तो टीचर अब उनको सिखाएगा तो इन्वायरमेंट कैसे होगा? इन्वायरमेंट तो ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक बच्चा ग्रैब करेगा। तो आंसर नंबर 2 और 3 तो ऐसे ही गलत हो गया। अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए, अब जो चीज़ अपरिचित है उसके लिए क्या ही कहने भाई। ठीक है, तो अपरिचित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना, तो ये भी गलत बात है। जो चीज़ आप नहीं जानते हो उस चीज़ के बारे में बच्चे को सिखाओगे, बच्चा नहीं जानता है, क्योंकि बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ोगे तभी जाकर के चीज़ें अच्छी होंगी और तभी जाकर चीज़ें समझ में आती हैं। तो विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए। तो बिल्कुल फैक्ट है, अन्य पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ेंगे तो बच्चों के अंदर ये विकास आएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, बट आप बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, पेड़ में जान जो होते हैं वो किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, पेड़ पौधे। तो ये सब चीज़ें जो है जानोगे तो कुछ चीज़ें तो सीखोगे। ऐसा तो है नहीं मैथ का स्टूडेंट हो तो आप बायोलॉजी ना जानो, फिजिक्स ना जानो, केमिस्ट्री ना जानो, थोड़ा बहुत तो जानोगे। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? ठीक है, तो बबलाना, दो शब्दीय वाक्य चरण, एक शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, फिर बबलाना, एक शब्दीय वाक्य चरण, दो शब्दीय वाक्य चरण, और उसके बाद है आपका संक्षिप्त वाक्य चरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सिंपल और क्लियर कट में बता देता हूँ कि निम्न में से कौन सा क्रम जो है प्रथम भाषा अर्जन के चरणों में है। तो पहले तो बच्चा बबलाना सीखता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, एक शब्दीय, एक शब्दीय। ठीक है, तो पहले बबलाना सीखता है बच्चा, उसके बाद क्या सीखता है भैया, उसके बाद दो शब्दीय वाक्य बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद दो शब्दीय वाक्य बोलना स्टार्ट करता है। अब आप सोचोगे सर दो शब्दीय मतलब कि दो चीजें हैं, एक बार में दो बार में कैसे बोल देगा? नहीं, अब इस चीज को सोचो, दो शब्दीय वाक्य बोलना स्टार्ट करता है, मतलब शब्दों को ना, वाक्य का जो चरण होता है उसको दो बार में कंप्लीट करता है। ठीक है, कोई भी वाक्य को दो बार में, फिर उसके बाद एक बार में कंप्लीट स्टार्ट करता है, उसके बाद संक्षिप्त रूप में वाक्य का चरण बता देता है। ठीक है, तो दो शब्दीय वाक्य चरण है, एक शब्दीय वाक्य चरण है, मतलब कि ये पहले किसी वाक्य को दो बार में पढ़ेगा, फिर किसी वाक्य को एक बार में पढ़ेगा। जैसे कि बच्चे क्या कहते हैं, मामा मैं ना आपके साथ चलूंगा। ठीक है, पापा मैं ना आपके साथ चलूंगा। तो ये क्या हुआ, ये दो तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, तो दो शब्द हो गए, दो शब्द ये हो गया, किसी वाक्य को दो तरीके से बोलना, मतलब कि दो बार में बोलना, और एक में पापा मैं आपके साथ चलूंगा, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, और ये एक्सपर्ट हो जाता है, पापा मैं आपके साथ चलूंगा, मम्मी मैं आपके साथ चलूंगा, दादा मैं आपके साथ चलूंगा, सारी चीजें। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित है? लेवाइगोत्स्की के द्वारा। ये कहा जाता है कि बच्चा जो है अंतः क्रिया के द्वारा भाषा सीखता है, अंतः क्रिया के द्वारा भाषा सीखता है, और अंतः क्रिया किसके साथ करता है? सॉरी, समाज के द्वारा। ये समाज होगा, समाज के द्वारा और संस्कृति के द्वारा। ठीक है, वातावरण भी बोल सकते हैं एक तरीके से, वातावरण, सामाजिक वातावरण। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा अंतः क्रिया के द्वारा सीखता है, लेकिन उसका परिवेश सिखाता है उसको। ठीक है, परिवेश। ठीक है, अब परिवेश कैसे सिखाता है इसको देखो। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अंतः क्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है, लेकिन वो समाज से सीखता है, क्योंकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, सामाजिक संस्कृति, माता पिता जो भाषा जानते हैं वही बच्चा जानेगा। पियाजे क्या कहते हैं, बच्चा अंतः क्रिया के द्वारा सीखता तो है, लेकिन परिवेश के द्वारा सीखता है। कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो ऐसा है जो कि इंग्लिश कॉल सेंटर में चला गया, उसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसके आसपास 8 घंटे तक सब इंग्लिश में है, मे आई हेल्प यू सर, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, तो बच्चा जो है ना मे आई हेल्प यू बोलना सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? क्योंकि उसका परिवेश ऐसा है कि सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये सारी चीजें जब बच्चे बोलेंगे, आसपास के लोग जब बोलेंगे तो बच्चा सीखेगा। और जाहिर सी बात है, जब आसपास का जो परिवेश ऐसा है तो बच्चा अपने आप में इंटरेक्शन करेगा, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करेगा तो सीख जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा जो है समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, और यहाँ पर परिवेश के साथ इंटरेक्शन करता है। परिवेश वातावरण यहाँ पर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये परिवेश वातावरण दूसरा वातावरण है। यहाँ पर सामाजिक वातावरण है, और ये एक वातावरण है जो माहौल मिलता है बाहर, घर के बाहर, समाज के बाहर। ठीक है, जीरोम ब्रूनर ने भी यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाषा अर्जन के बारे में बात करी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए भाषा अर्जन, LAD के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात कौन करते हैं? नोआम चॉम्स्की। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नोआम चॉम्स्की इसके बारे में बात करती है। ये कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसके दिमाग में ना कोई ऐसे चिप नहीं होता, मतलब एक चिप होता है, ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, उसके दिमाग में भी एक चिप होता है जो कि भाषा को ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा। एक चीज और बता दूं, जैसे कोई छोटा बच्चा है वो कार्टून देख रहा है, 2 साल का बच्चा है, कार्टून देख रहा है और इंग्लिश में कार्टून देख रहा है, जैसे कि एकदम अमेरिकन इंग्लिश है। आप पॉलिटिशियन बोलोगे, वो पॉलिटिशियन बोलेगा। तो जब पॉलिटिशियन बोले ना, तो भी वो जो होगा ना, बच्चा वो समझ जाएगा कि ये पॉलिटिशियन ही बोला जा रहा है, बट वो कैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास LAD है। उसको कोई भी भाषा बोलोगे, अगर जापानीज में कार्टून दिखाओगे ना, तो जापानीज सीख लेगा। ये 100% ट्रू है, इस चीज को याद रखना।
हाँ, अगर वो इंटरेक्शन नहीं करेगा तो बाद में भूल जरूर जाएगा, माँ बाप के जो भाषा है उसको सीखेगा, बट इंटरेक्शन जो होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेक्शन के बिना कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। ये लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि हाँ, बच्चे जो है एलईडी के माध्यम से लैंग्वेज को अपने दिमाग में डाल लेते हैं और इंटरेक्शन करने के बाद वो चीजें परिपक्व हो जाती है। आंसर नंबर 2 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगी? बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, रूब्रिक किसका आकलन करेगी? तो नए शब्द समझना और उनका प्रयोग करना, तो नए शब्द को समझना बहुत आसान है। देखिए, अब देखिए, जब तक आपको पता नहीं है ना, जब तक आप 130 प्लस क्वेश्चंस को नहीं करोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं जाएंगी, ठीक है। अब आपको इसमें से बहुत सारे, व्याकरण को तो आप पहले ही गलत कर दोगे, व्याकरण नामक कोई चीज मतलब है ही नहीं। नए शब्द समझते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने का मतलब बच्चों को लगेगा प्रवाह, प्रयोग करते समय प्रवाह होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। गलत है दोस्त, प्रवाह वगैरह ये सारी चीजें गलत मानी जाती है सिर्फ सिंगल हो तो, ठीक है। उच्चारण उनका प्रयोग करती है, तो देखिए शब्द का प्रयोग करना तो वो क्या हो जाता है, वाक्य बनाना होता है ना। तो उच्चारण तो किसी शब्द का करते हैं ना, तो शब्द का तो ये वाक्य बना रही है। तो शब्दों का जब प्रयोग करना है, जैसे कि उसने किसी शब्द का ऐसा प्रयोग करा जो कि इंपॉर्टेंट था, उसने नया शब्द सीखा था। उसने नया शब्द क्या सीखा, जैसे कि मान के चलिए कोई भी एक नया शब्द ले लेते हैं, जैसे उसने नया शब्द सीखा वाक्य, ठीक है। उसने नया शब्द सीखा वाक्य, या फिर कोई और नया शब्द ले लेते हैं, जैसे कि प्रदान, आपने देखा प्रदान, ठीक है। प्रदान, पहले आपने देना सीखा होगा कि हाँ ठीक है हमने किसी को दिया, फिर बाद में सीखा आपने नया कि हाँ हमने किसी को प्रदान किया या हमें किसी ने प्रदान किया। प्रदान मतलब देना हो गया, ठीक है। अब मान के चलो नया शब्द सीखा भी इसका प्रयोग करना चाहती है, ठीक है, कि कर्म का फल मिलता है, ठीक है। और कर्म का फल हमें तब मिलता है जब हम अच्छे कर्मों का आदान प्रदान करते हैं। तो आदान प्रदान आपने देखा, नए शब्द का प्रयोग करा, तो यहाँ पर कहीं उच्चारण का तो नाम ही नहीं है ना। उच्चारण तो तब करते हैं ना जब किसी शब्द को उच्चारित करना होता है, किसी एक शब्द को सिंगल। तो ये भी गलत हो गया। शब्द का भंडार कब होता है, जब नए नए शब्दों को आप सीखते हो। आंसर नंबर 4 एकदम सिंपल वे में आंसर होगा, ठीक है। नए नए शब्द को सीखने को शब्द भंडार तो कहते हैं। बोला जाता है ना अपना शब्द भंडार बढ़ाइए, इंग्लिश तभी सीख पाएंगे। आप अच्छा बोल तब भी पाएंगे जब आपके पास शब्दों का भंडार होगा, ठीक है। अच्छा बोलने के लिए तो आपके पास 10 शब्द हो तो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जीने के लिए, जैसे कि जीने के लिए क्या है, पानी, खाना, ठीक है, ये सब 10 शब्द बोल, 10 सेंटेंस बोल लोगे तो भी जी जाओगे। लेकिन अच्छा बोलना है, अगर समाज में कम्युनिकेशन स्थापित करना है, व्यवहार स्थापित करना है, तो ज्यादा आना चाहिए आपको, ठीक है। निम्न में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? वाचन कौशल मतलब कि बोलने वाला कौशल। अब एक ऐसी गतिविधि है जिसमें बोलने वाले कौशल में कौन सी ऐसी 4 ऑप्शंस हैं जिसको यहाँ पर शामिल नहीं करना चाहिए? तो पढ़े गए पाठों से शब्दों के अर्थ बताने को बोलना, जिन परिधान को बहुत पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ, ठीक है। अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो, दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। तो प्रश्न काफी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ओके, तो अर्थ बताओ, पढ़ेगा अर्थ बताओ, शब्दों के अर्थ। ओके, चलिए क्वेश्चन समझ में आया। इस चीज को देखिए, वाचन कौशल क्या होता है कि आपके बोलने की कम्युनिकेशन स्किल की बात की जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल हम कब नापेंगे? आपका कम्युनिकेशन स्किल कब नापेंगे? जब कोई शब्द मैंने एक शब्द बताया प्रदान, अब मैंने कहा इसका अर्थ बताओ, तो सर देना। क्या मैंने इस चीज में आपका वाचन कौशल निकाल पाया? आपके कम्युनिकेशन स्किल बता पाऊंगा कि आप कितना अच्छा बोलने वाले हैं, कितने शब्दों का भंडार है आपके पास? नहीं बता पाऊंगा ना। तो यही वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। सिर्फ शब्दों के अर्थ बता देने से आप कितने बड़े, कहीं ना कहीं बोलने में कम्युनिकेशन में कितने अच्छे हो, कितने बड़े वक्ता हो, ये चीज नहीं पता चल सकती। तो जो नहीं पूछा है वही तो आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत अधिक जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करते हैं उसके बारे में बताओ। अब किसी कपड़े के बारे में आपको बताओगे तो कुछ 2-4 शब्द बोलोगे ना, उसमें तो पता चल जाएगा आपका शब्दों पर कमांड कितना है। 4-5 वाक्यों में अपना परिचय दोगे तो 4-5 वाक्य काफी होते हैं, शब्द से तो बड़े ही होते हैं ना। चित्रों के बारे में 3 वाक्यों में वर्णन करोगे,
3 वाक्यों में अगर वर्णन करोगे तो भी 3 वाक्यों में पता चल जाएगा, लेकिन एक शब्द में तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता या भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो हकलाने वाली प्रॉब्लम बोल सकते हैं दोस्त, जैसे शाहरुख खान जी ऐसे मतलब कि कहीं ना कहीं अपने डायलॉग्स में देखने को मिलता है कि कई बार हकलाते हैं। तो अब जब भाई साहब हकलाते हैं तो उनको कौन सी प्रॉब्लम है? तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो इंसान ऐसा नहीं है कि बेकार सा है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब विकार है, ये सब बीमारी नहीं है, ये सब एक अधिगम अक्षमता माना जाता है, अधिगम एक विकार माना जाता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा अलग होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने भाषा को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बट तरीका जो है उचित तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल लोग कर पाते हैं, और उचित क्रम में नहीं रख पाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताइए? डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया, जिसमें भाषा को बोलने में कठिनाई का सामना किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ कि जैसे एक डायलॉग था कि किरण, तो किरण बोलने में किरण बोला जा सकता है, बट किरण बोलने से क्या होता है कि वो डिस्फेजिया बता देता है कि आप किसी भी चीज़ को बोलते समय ना एक तरीके से नहीं बोल पाते हो, उसको डिस्फेजिया बोला जाता है। डिस्प्रेक्सिया में ये होता है कि अंतः, ठीक है, जैसे कि आप अंतः छोड़िए, जैसे कि आप अपने आँख का और हाथ का कोऑर्डिनेशन, आँख और हाथ का कोऑर्डिनेशन, समन्वय, समन्वय ये नहीं बना पाते। अगर आंख आपका देख रहा है इस लाइन पर, ठीक है, और ये लाइन पर सीधे आप लिख पाते हो कुछ भी, आप XYZ, तो ठीक है, लेकिन आप पता चले कि ये लाइन है और लाइन पर ऐसे जा रहे हो, फिर कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है, तो ये गलत है। तो किस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी? डिस्प्रेसिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया जो होता है वो आपका होता है गणित के कैलकुलेशन से रिलेटेड। ये वाला आंसर तो होगा नहीं, आंसर होगा आपका डिस्फेजिया। आंसर नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डिस्फेजिया जो कि भाषा संबंधित विकार है, डिस्प्रेक्सिया हाथ आंख समन्वय से रिलेटेड है, डिसकैलकुलिया जो है वो गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आंसर नंबर क्या है? 2 है जो राइट आंसर है। तो मैंने फिर एक बार बोलना है आपको कि PDF जो है यहाँ पर मिल रही है, आप जाइए, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर जाइए, नोट्स भी अवेलेबल हैं, और सेल्फ स्टडी कीजिए। 130 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।